तो मेरी उम्र के नौजवानों, आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं? अभी मैं जो लिखूंगा यहाँ पे, और जब मैं पूछूंगा हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आपको चिल्लाना है। क्या चिल्लाना है? ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं साउंड। तो अभी मैं आपको पूछूंगा क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं? चिल्लाए। आपको साउंड आता है? अब यही साउंड है यार, चिल्लाना साउंड है। खत्म। चलो भाई। ओए, कहाँ चल दिए? तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, क्लास 8 का साउंड। तो यार, साउंड पढ़ने से पहले हम जानेंगे साउंड होता क्या है। साउंड जो हम निकाल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो, बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो, यही साउंड है। अगर साउंड नहीं होता तो हम आपस में बातें नहीं कर पाते। और यार, साउंड तो ये चीज है जो मैं निकाल रहा हूं और तुम सुन रहे हो। साउंड निकलता कैसे है? साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है यार? साउंड मेरे अंदर से निकल कैसे रहा है, वो सब हम जानने वाले हैं। इंसानों में से साउंड कैसे निकलता है, इंसान साउंड को सुनते कैसे हैं, कानों में साउंड कैसे सुनाई देता है, उससे पहले हम जानेंगे कि मोस्ट बेसिकली सबसे छोटी बात करें तो साउंड के बारे में। साउंड क्या है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन। अभी एक एग्जांपल देता हूं। तो देखो, ये एक मेरे पास सामान है। ये मैं बोल रहा हूं, साउंड का मतलब है वाइब्रेट होना। कोई भी चीज अगर वाइब्रेट होगी तो साउंड आएगा, और जब वाइब्रेट नहीं होगी तो साउंड नहीं आएगा। अब ये वाइब्रेट नहीं हो रहा है, नॉर्मली है। अब मैं इस पे मारूंगा, आवाज आई। जब ये वाइब्रेट होगा तभी आवाज आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अब ये वाइब्रेट होना बंद हो चुका है, एकदम एकदम बंद हो चुका है। फील हो रहा है मेरे हाथों में, अभी हो रहा है वाइब्रेट, तो तुम साउंड सुन रहे हो। ठीक है। तो यही है साउंड यार। साउंड है मतलब, साउंड जहां है वहां पे वाइब्रेशन होता है। साउंड तो लिखो यार। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड, मतलब जहां से निकलना, कैसे उत्पन्न होता है? प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये इसका मोस्ट बेसिक डेफिनेशन है। सबसे छोटी बात की जाए साउंड के बारे में तो साउंड यही चीज है, इसके अलावा साउंड और कुछ नहीं है। ठीक है। तो इस लाइन को लिखो, फिर हम, अब बात हुई है साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो अब वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन क्या है? जब, अब देखो, वाइब्रेशन यही है। वाइब्रेशन जब मैं किसी चीज को हिट करता हूं तो वो वाइब्रेट होने लगता है और उसमें से साउंड निकलता है। तो वाइब्रेशन यही है यार। मोशन देखो यार, टू एंड फ्रो मोशन हमने पहले ही पढ़ा है। टू एंड फ्रो मोशन, और या फिर बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, आगे पीछे, इसी को बोलते हैं वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ। फोर्थ मतलब आगे की ओर। फोर्थ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन। ठीक है। तो इन दोनों चीजों को अपनी नोटबुक में लिख लो। ये यार, ये चैप्टर है ना, बहुत ज्यादा थ्योरी वाला है, मतलब याद करने वाला है, लिखने वाला है, लेकिन फिर भी हम इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझ ही जाएंगे। तो पहले इसको लिख लो यार, लिख लो लिख लो लिख लो। फिर आगे बात करेंगे हम लोग कि साउंड कब नहीं निकलता है यार। देखो साउंड कैसे निकल रहा है, देखो ऐसे, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद किस जन्म। चलो ठीक है लिख लिया। तो ये साउंड है जो मैं निकाल रहा हूं। तो अब मैं बात करूंगा कि साउंड तो वाइब्रेशन से निकलता है। साउंड कब निकल रहा है? जब कोई चीज वाइब्रेट हो रही है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर कोई चीज वाइब्रेट ना हो या फिर वाइब्रेट होना बंद हो जाए तो क्या साउंड नहीं निकलेगा? ऑफ कोर्स यस यार, अब सही है अगर आपने बोला हाँ, क्योंकि वाइब्रेशन से ही साउंड उत्पन्न हो रहा है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। लेकिन अगर कोई बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट ही ना करे तो वो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा ना।
अगर मैं इसे मारता हूं, आवाज आ रहा है, जब ये वाइब्रेट कर रहा है, अभी देखो मैंने मारा, जब साउंड तब तक आया, साउंड कब तक आया, साउंड तब तक आया जब तक ये बॉडी, ये ब्लैक व्हाइट बोर्ड वाइब्रेट कर रहा है। उसके बाद साउंड नहीं आ रहा है, अभी साउंड नहीं आ रहा है क्योंकि ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है। अच्छा, कुछ कुछ समझ में तो आ रहा है। जब मैं इस दीवार पे मारता हूं फिर भी साउंड आता है क्योंकि ये दीवार भी वाइब्रेट कर रहा है यार। ठीक है, अब वो बात अलग है कि पता नहीं चल रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये बात समझ लो, व्हेन बॉडी स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, जब कोई बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करना उसका रुक जाता है, तब इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, है ना। ये बात क्लियर होनी चाहिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो अपनी नोटबुक में लिखो यार, पन्नों में मत लिखा करो यार, पन्ने गुम हो जाते हैं, फिर कहाँ ढूंढते बैठोगे लास्ट टाइम पे। तो इसको लिखो, ये मैं जो बता रहा हूँ ना बहुत ही अच्छी चीज है, मतलब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना थोड़ा दिमाग खराब होने लगेगा। मेरा भी हुआ था नोट्स बनाते वक्त, लेकिन बाद में जब मैंने सोचा तब मालूम पड़ा, अच्छा यार बात तो क्लियर है। तो मैं वही बात क्लियर करने आया हूँ आपके माइंड में। तो इसको लिख लिया होगा अभी तक आपने पॉज करके, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। फिर हम बहुत ही एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि बहुत टाइम पे तो ऐसा होता है यार, आवाज तो आता है, आवाज तो आता है, लेकिन वो चीज वाइब्रेट नहीं करती है। लेकिन ये बात गलत है, कोई चीज अगर वाइब्रेट नहीं करती है इसका मतलब ये है कि वो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती है। बहुत ही गहरी बात है, ध्यान से सुनो। अगर कोई चीज वाइब्रेट नहीं कर रही है या फिर वाइब्रेट करना बंद हो गया उसका, तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है यार। ये बात क्लियर रखो, है ना, बात क्लियर होना चाहिए। लेकिन बहुत से केस में क्या होता है, बहुत से केस मतलब बहुत टाइम पे बहुत सी चीजें जब वाइब्रेट करती हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है यार, आवाज लेकिन उसमें से आता है, आवाज तो आ रहा है। अब एरोप्लेन की बात करो, हवा में उड़ता है, देखते हैं हम लोग, जब देखते हैं एरोप्लेन को पता नहीं चलता है कि वो वाइब्रेट कर रहा है या नहीं, लेकिन उसको हम लोग फील कर सकते हैं। कैसे? जब मैं इसको मार रहा हूं साउंड आ रहा है, ये वाइब्रेट भी हो रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चल रहा है, ये फील मैं कर रहा हूं। जब मैं इस पे हाथ रखता हूं तो ये वाइब्रेट हो रहा है, तो पता चल रहा है ना। तो वही बता रहा हूं, पहले लिखो इन मोस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा, मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द एम्पलीट्यूड, बताऊंगा क्या है, बताऊंगा, घबराना नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज है। अब बुक में पढ़ोगे तुम्हारा दिमाग खराब होगा, लेकिन मैं इसलिए तो हूं बातों को आसान करने के लिए। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, कोई कुछ भी लिखो यार, कुछ भी लिखो, बॉडी और ऑब्जेक्ट एक ही बात होती है, तुम्हें पता होगा ये बात। इज सो स्मॉल, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि इंग्लिश समझाऊंगा मैं, दैट वी कैन नॉट, प्लेन का एग्जांपल, वी कैन नॉट सी देम। कोई चीज वाइब्रेट होती है लेकिन उसको हम बहुत सारे केसेस में देख नहीं पाते हैं, लेकिन बट वी कैन, हम उसे फील कर सकते हैं, वी कैन फील देम। ठीक है, प्लेन का एग्जांपल दिया, बहुत सारे एग्जांपल्स है, लिखो पहले इसको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, लिखो पॉज करके फिर बताता हूं। तो देखो यार, बहुत से केसेस में ये होता है, बॉडी तो वाइब्रेट कर रही है। अब मैं अगर इस दीवार पे मारता हूं, एक सेकेंड, इस दीवार पे अगर मारता हूं मैं, वाइब्रेट हो रहा है, भले तुम्हें पता नहीं चल रहा है ना, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि वो दीवार वाइब्रेट हो रही है या नहीं, लेकिन मुझे फील हो रहा है क्योंकि मैं इसको छू रहा हूं। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड की बात करता हूं यार।
वो लिख लो पहले, इसको लिखो, इसको अब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये लंबा हो जाएगा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। एम्पलीट्यूड देखो, जैसे ये मेरे पास एक स्पून है ना, एक स्पून है, तो जब कोई बॉडी वाइब्रेट होती है तो ऐसे ऐसे होती है ना, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, पीछे आगे, आगे पीछे, मतलब वही टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। तो ऐसे कोई बॉडी वाइब्रेट होती है, होती है, इतना पता है ना। तो अब सुनो ध्यान से, मान लो ये, अब मैं इसको, जैसे ये लाइन ये लिख लिया होगा, तो मैं इसका यूज कर रहा हूं। ये जो चम्मच है, ये जब वाइब्रेट नहीं कर रहा है तब यहां पे है, ठीक है। जब ये चम्मच वाइब्रेट नहीं कर रहा है तब यहां पे है, ठीक है। अब जब इसे मैंने फोर्स मतलब मारा, हिट किया इसको, तो ये कुछ समय बाद यहां आएगा, यहां आएगा, तो आगे पीछे जब होगा ना तो ऐसे ही वाइब्रेशन होता है, आगे पीछे, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। तो अब एम्पलीट्यूड क्या है, ये इसका वो पोजीशन है जब ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है ना। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये वो पोजीशन है, मिटा के बताता हूं, मिटा के बता रहा हूं, ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए माइंड में, वरना बाद में फंस जाओगे। एम्पलीट्यूड का फील होना चाहिए, ठीक है। न न न न खैरियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, अंजाम है मेरा। तो देखो यार, अभी जो स्पून है ना, जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो ये इसका मीन पोजीशन है। मीन मतलब जब ये नॉर्मली ऐसे रखा है, जब इसको मैंने हिट नहीं किया, HIT, हिट। अब मैं इसको जब हिट करता हूं तो ये आगे पीछे होता है, आगे पीछे होता है, और इसको ही बोलता हूं वाइब्रेशन, आगे पीछे, मतलब ये इसका ये पोजीशन है, ये वाला, जब ये कुछ नहीं कर रहा, वाइब्रेट नहीं हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड यहां से इसका मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, जब ये वाइब्रेट होगा तो यहां पर भी आएगा किसी टाइम पे, यहां पर भी आएगा किसी टाइम पे, लेकिन यार, लेकिन ध्यान सुनना, यहां पर भी आएगा, वाइब्रेट करेगा तो यहाँ ऐसे ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, लेकिन मैक्सिमम, सबसे दूर, ध्यान देना, सबसे दूर जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो कहां जा रहा है, सबसे दूर, सबसे दूर। अगर ये वाइब्रेट करते करते यहां तक आ जाता है, फिर यहां तक आ जाता है, यहां, लेकिन मैं अभी मान रहा हूं कि मैक्सिमम यहीं तक वाइब्रेट कर रहा है, यहां से यहां तक, ये इसका बीच का कोई पोजीशन है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड किसको बोलेंगे, इसको, कि मैक्सिमम कितना जा रहा है यार, मैक्सिमम इस पॉइंट तक मैक्सिमम जा रहा है, इस पॉइंट तक, इसी को हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइल वाइब्रेटिंग। सबसे सिंपल वर्ड में, इसको भले एग्जाम में मत लिखना, लेकिन इससे ही तुम समझोगे, इससे ही समझोगे एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दो अलग चीजें, लेकिन हम यहां पे एक ही मानेंगे, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलो, लेकिन अच्छा लगता है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है, देखो डिस्टेंस क्या है, मैं अपने घर से मार्केट गया और फिर मार्केट से अपने घर आ गया, है ना, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, मान लो मेरे घर से मार्केट तक का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर, तो घर से मार्केट गया, मार्केट से घर आया, टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर ट्रेवल्ड। लेकिन मैं अपने घर से मार्केट गया, मार्केट से घर आया, तो मैं इनिशियली स्टार्टिंग में कहां पे हूं, घर पे, भले मैं पूरी दुनिया घूम के आ जाऊं, लेकिन अगर मैं लास्ट में अपने घर पे ही आता हूं तो डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन अगर मैं अपने घर से निकल के पूरी दुनिया घूमता हूं और आगे मार्केट में रुक जाता हूं, इतना, मैं स्टार्टिंग में यहां पे हूं और फाइनली यहां पे हूं, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस तो पूरी दुनिया का हो गया, क्योंकि मैं घूम पूरा रहा हूं
और वापस भी आ रहा हूं तो वो सब डिस्टेंस में काउंट होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ मैं इनिशियली पहले कहां था और लास्ट में कहां पे हूं, वही होता है डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ये एम्पलीट्यूड है, इसको बोलेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड का है सबसे सिंपल, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, कहीं मतलब कहीं नहीं, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको लिखो अपनी नोटबुक में अभी के अभी। तो अब समझ में एम्पलीट्यूड क्या है। इसका काम तुम्हें लग रहा हो खत्म हो गया, लेकिन 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 आगे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इसको बताना बहुत जरूरी था। इसको बनाओ, इसको बनाओ, ये यही है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को मैं लिखता हूं AMPLITUDE, यही एम्पलीट्यूड है, ठीक है, यही एम्पलीट्यूड है। और ये भी एम्पलीट्यूड है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन का है। भाई 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 देखो देखो देखो, ये तब है, यहां पे चम्मच स्टार्टिंग में ही है इनिशियली, और यहां गया, फिर यहां पे आएगा, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। अब वहां से आते वक्त यहां पे आया, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, तो एक ये एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये एक एम्पलीट्यूड। अब दोनों सेम ही है, लेकिन इन दोनों को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अभी जब मैं ग्राफिकली बताऊंगा तुम समझ जाओगे। तो ऐसे करेगा ये चम्मच वाइब्रेट, स्टार्टिंग में यहाँ पे है, मैंने इसको हिट किया और ऐसे 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 चल रहा है। इसको बना लो यार, बना लो बना लो बना लो, बोल रहा हूं बार बार। ओ खैरियत पूछो तभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। मैं कुछ बना रहा हूं, ठीक है, अब ये आगे तक मतलब जाता जाएगा, ये ऐसे ही एक पानी के वेव की तरह, ठीक है। तो ये स्पून का ये जो लाइन है ना यार, ये स्पून का क्या है, मीन पोजीशन, ठीक है। अब जब ये वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट कर रहा है, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, और उसके साथ साथ आगे बढ़ रहा है, उसको भूल जाओ, आगे बढ़ रहा है भूल जाओ। तो बस ये ग्राफ है, समझ लो। अब जो मैंने ये मीन है बताया था, यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, और ये ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो ये जो आगे वाला है ये है, जो पीछे वाला है ये है, बस इसको ग्राफिकली वे में बता दिया है। तो मैंने कहा था ये एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है इधर वाला, तो वैसे यहाँ पे इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ग्राफ का मतलब वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है इसको। यही ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये एम्पलीट्यूड है, यहां से यहां तक, ये सब एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड। इसको साथ में लिखना, साथ में, ठीक है। हाँ, इसको बनाने का काम नहीं, इसको बना ही लिया है ना, तो इसको बना लो बस, ठीक है। अब मैं तुमसे एक चीज लिखवा रहा हूं, एक चीज लिखने बोल रहा हूं, बस उसको लिख लो, पूछना मत क्या है, क्योंकि हम उसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब वो ग्राफ के फॉर्म में रहेगा ना, जब तुम रिवाइज करोगे एग्जाम के टाइम पे, एकदम समझ जाओगे, एकदम समझ जाओगे। यहां से यहां तक का डिस्टेंस वेव लेंथ है, ये वेव का लेंथ, वेव लेंथ, ठीक है, ठीक है। इसको वेव लेंथ लिखो, क्या लिखना है, वेव लेंथ। बना लो बस इस चीज को, यहां से यहां तक वेव लेंथ है, और ये इसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड तो तुम्हें एकदम क्लियर हो गया है, वेवलेंथ हम आगे पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। इसको बस बना लो एक बार, बना लिया, चलो मिटा रहा हूं। अब हम पढ़ते हैं आगे, तो टॉपिक को पहले लिख लेते हैं। साउंड प्रोड्यूस्ड, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस,
हम इंसान कैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं कैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं और तुम कैसे करते हो तुम भी कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हो और मैं कैसे करता हूं। हम सबका एक ही तरीका, मतलब एक ही प्रोसेस होता है। देखो हमारा जो गला है, यहाँ पे एक कंठ, कंठ बोलते हैं हिंदी में, और यहाँ पे अपना लैरिंग्स है, लैरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स, सिंपली वॉइस बॉक्स बोलो इसको। ये हिस्सा बच्चों का छोटा होता है, तुम्हारा भी छोटा, तुम्हारा भी छोटा ही होगा ना यार, ऑब्वियसली। मेरा मेरा बड़ा है, मेरा बड़ा है, मेरा बड़ा है, तुम्हारा छोटा है, वैसे ही मेरा बड़ा है, तुम्हारा छोटा है, कॉमन सेंस तो लैरिंग्स या फिर यानी वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स, और इसका दूसरा नाम लैरिंग्स, लैरिंग्स अजीब नाम है, लिखते हैं LARYNX, लैरिनेक्स, लेकिन बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है। तो इन ह्यूमंस, ये तो ऐसे ही मतलब डिजाइन है, ये मैं लिखने के लिए होता है, तुम ये लिखो जो मैं अभी लिख रहा हूं। इन ह्यूमंस साउंड इज produced by the voice box और larynx। पहले ये पॉइंट लिखो, फिर तुम्हें मैं डायग्राम बना के बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। और लैरिंग्स के बारे में एक और बात है, ये जो है ना, इट इज मतलब लैरिंग्स जो है, इट इज द अपर पार्ट ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप और फुट पाइप एक ही है, तो ये मतलब विंड पाइप यहां पर लिखना है। ये अलग अलग पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट। तो इसको पॉइंट नंबर 1 बोल सकते हो, इसको पॉइंट नंबर 2 बोल सकते हो, पॉइंट वाइज लिख भी सकते हो, चाहो तो क्या, लिखना तो पड़ेगा ही। तो लिख लो इसको, फिर मैं रफ करता हूं, फिर मैं आगे बातें करूंगा। तो मैं एक रफ डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, बहुत ही रफ डायग्राम। तो जैसे ये अपना वॉइस बॉक्स है, अज्यूम कर लो, है ना। तो इस वॉइस बॉक्स के अराउंड दो, ऐसा हो फिक्स नहीं है कि यही सेम है, मतलब इसके जैसा कुछ कुछ है, मैं बस एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, तो बस समझ आ जाए क्या चीज है ये, ठीक है। तो अपना वॉइस बॉक्स है, इसके अराउंड 2 वोकल कॉर्ड्स, 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, 2 वोकल कॉर्ड्स ना। तो ये इस तरह से फैले हुए होते हैं, स्ट्रेच्ड होते हैं। जैसे ये अपना वॉइस बॉक्स हो गया, इसके अराउंड 2 वोकल कॉर्ड्स ऐसे स्ट्रेच होते हैं कि एक पतला सा गैप छोड़ देते हैं लैरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स के बीच में। कि जब ऐसे ये अपना पाइप हो गया, इसका अपर पार्ट है ये वॉइस बॉक्स, ये पाइप लंग्स से कनेक्टेड है, लंग्स से, ये तो कुछ किडनी विडनी टाइप का लगा है, तो लंग्स है, मान लो लंग्स है, चलो अच्छे से बना देते हैं, उसमें क्या है यार ना। तो लंग्स है ठीक है। जब हमारा लंग्स एयर, देखो हमारा प्रोसेस क्या है, अभी हवा मेरी लंग्स में भर गई है, अभी लंग्स ने छोड़ दिया है, तो जब एयर मैं खींचता हूं नाक से और ये लंग्स में जाती है, फिल्टर होता है, पूरी बॉडी में जाता है, वो बात हमें उससे काम नहीं है। हमें काम इससे है कि जब लंग्स यहां से हवा जब बाहर की ओर छोड़ता है फिल्टर करने के बाद, तो ये इस स्लिट के थ्रू निकल जाती है, हवा यहां से निकल जाती है, ठीक है। तो ये जो वोकल कॉर्ड्स है दोनों, ये स्ट्रेस्ड है वॉइस बॉक्स के अराउंड। किसके अराउंड? वॉइस बॉक्स के अराउंड ऐसे स्ट्रेस्ड है कि ये एक पतला सा गैप छोड़ देते हैं। और जब लंग्स जो होते हैं उसमें से जब हवा छोड़ते हैं, इस इंसलेट में से हवा पास होती है ना। जब लंग्स हवा छोड़ते हैं तो यहां से पास होने से ये वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। सिंपल ना। अब सिंपल देखो, सांस लिया, लंग्स में गया, अब तो छूट गया होगा, हाँ लंग्स में गया। जब लंग्स छोड़ रहे हैं तो पतली सी स्लिट है,
जो ये वोकल कॉर्ड्स छोड़ रहे हैं स्ट्रेच होके, कि जब लंग्स हवा छोड़े तो वहां से निकल जाए, हवा पास होने के लिए जगह। ओ अच्छा, तो जब हवा पास होती है तो वाइब्रेट करती है और आवाज निकलता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं एक बार, तो उसको लिख लेना। तो ये उस प्रोसेस का पहला पॉइंट है, इसको लिख लो यार। ठीक है, तो मैंने जो पहले इसको लिखो एक बार पॉज करके, लिख लिया। अब देखो, टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। दो वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रेच्ड होते हैं अक्रॉस द वॉइस बॉक्स इन सच अ वे, इस तरह से कि वो एक पतला सा गैप, स्लिट मतलब स्लिट कहाँ गया, वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स, इन सच अ वे दैट इट लिव्स नैरो मतलब पतली सी गैप, नैरो स्लिट मतलब पतली सी छेद छोड़ देते हैं बिटवीन देम फॉर दी पैसेज ऑफ एयर, कि उससे हवा पास हो सके। ठीक है, इस लाइन को लिख लो। अब अगला पॉइंट लिखता हूं। तो मैंने अभी यहां पे 2 पॉइंट लिखा है, पहले ये वाला पॉइंट लिख लो, ये अगला प्रोसेस का स्टेप है। भी पॉज करो और पहले पहले इस पॉइंट को लिखो, अभी इसको मत लिखना, इसको लिखो। लिख लिया पॉज करके। अब देखो क्या लिखा है, व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, वो जो स्लिट है दोनों कॉर्ड्स के बीच में जो पतली सी स्लिट है, गैप है, अब जब लंग्स है ना और यहां से हवा पास करती है, हवा पास करती है तो वोकल कॉर्ड्स, जो कॉर्ड्स हैं ऊपर वॉइस बॉक्स के अराउंड, वो वाइब्रेट करते हैं। देखो जब भी हवा यार, हवा किसी चीज को वाइब्रेट कर सकती है, जैसे इस पन्ने को, पन्ने हवा से वाइब्रेट कर रहा है, वैसे ही वोकल कॉर्ड से जब पास होता है उस छेद से, तो वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करता है और उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसिंग साउंड। सिंपल हुआ, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। इससे पहले क्या हुआ, हवा हम अंदर लेते हैं तो जो लैरिंग्स या वोकल कॉर्ड है उससे हम बोल पाते हैं, वो मशीन है हमारी बॉडी का जिससे हम बोलते हैं। नाक से सांस लेते हैं, आंख से देखते हैं, वैसे ही इससे हमारा ये वॉइस बॉक्स है जिससे हम बोलते हैं। तो इसके अराउंड दो दो वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच्ड होते हैं कि वो उसके बीच में से पतली सी गैप छोड़ देते हैं। नैरो स्लिट मतलब पतली सी गैप, स्लिट मतलब गैप, नैरो मतलब पतला। ठीक है, पतली सी गैप छोड़ते हैं कि जब लंग्स इस हवा से, लंग्स इसमें से हवा बाहर की ओर पास कर सके, और अंदर 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 तो जाता ही ऑब्वियसली। जब लंग्स इससे हवा बाहर पास करता है, हवा बाहर आता है, तब हम बोलते हैं। तो वैसे जब लंग्स हवा पास करता है तो ये वाइब्रेट करती हैं और हम आवाज निकालते हैं, प्रोड्यूसिंग साउंड। तो ये प्रोसेस है। अब यार देखो, जो मसल्स इसके अराउंड जॉइंटेड हैं वोकल कॉर्ड से, ठीक है, मस्कल्स लिखो पहले इस पॉइंट को पॉज करके, पॉज किया, लिख लिया, चलो हो गया। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। तो देखो अब मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, जब जो मसल्स अटैच होते हैं ना वोकल कॉर्ड से, इसे टाइट या फिर लूज कर सकते हैं। अब देखो, अब जब हम टाइट करते हैं, टाइट तो आवाज अलग आता है, लूज तो अलग आता है, उसका भी पॉइंट है। लेकिन देखो अभी टाइट कर दूंगा मैं, अभी लूज, तो यही ये जो मसल्स वोकल कॉर्ड से अटैच्ड है वो उसको टाइट या लूज कर सकती हैं। उससे अंतर क्या आएगा, तो यार उससे क्या अंतर आएगा, बात ये है कि व्हेन, इस पॉइंट को लिख लिया होगा पॉज करके अभी तक तो तुमने, हाँ, तो व्हेन वोकल कॉर्ड इज टाइट एंड थिन द क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक। जब टाइट है, टाइट होगा तो थिन होगा। देखो तो टाइट, जब मैं टाइट करता हूं इसको तो पतला हो जाता है, और देखो अब आवाज निकालता हूं, ओ यार कैसा है यार, क्या हाल। अब देखो अब लूज है और थोड़ा चौड़ा हो गया, थिक हो गया, मोटा। और यार क्या चल रहा है आजकल, मजे में हिला रहा है। तो समझ में आया कुछ, यही था, बहुत ही आम सा नॉर्मल सा पॉइंट था। अब हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, पहले इसको लिख लो यार जिसने नहीं लिखा। तो हम इसी टॉपिक में, यही सेम टॉपिक साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस में अब एक बात करने वाले हैं जो कि शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है एमसीक्यूज के लिए और गिव रीजंस के लिए। तो ध्यान से सुनना, जो वोकल कॉर्ड होते हैं, पता चल गया,
तो उनका जो लेंथ होता है यार, मैन में, मर्दों में, मुझ में और मर्दों में तो उसकी लंबाई 20 मिलीमीटर, हम मिलीमीटर में बात कर रहे हैं, तो 20 मिलीमीटर होती है मर्दों में, इन मैन इट इज अबाउट 20 मिलीमीटर लॉन्ग। औरतों में इन वुमेन इट इज अबाउट 15 मिलीमीटर शॉर्टर। अब ये जो मैं 15 मिलीमीटर शॉर्टर बोल रहा हूँ, ये मैंने गूगल पे चेक किया है और भी बहुत से सोर्सेज से पता किया है, लेकिन एनसीईआरटी में शायद 5 मिलीमीटर लिखा है। तुम अपने टीचर से कंफर्म करना, और अगर जो बोलेंगे वही एग्जाम में लिखना, वरना काट लेते हैं ना यार नंबर, और क्या काटेंगे, और कुछ नहीं काट सकते हैं बस। तो मैन में लिख देता हूँ, द लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, द वोकल कॉर्ड्स आर अबाउट 20 millimeter long, millimeter in man. In woman it is about, देखो यार एनसीईआरटी में 5 मिलीमीटर दिया, पहले ही बोल रहा हूँ, अपने टीचर से कंफर्म करना। मैंने बहुत जगह पता किया 15 मिलीमीटर दिखा, इसलिए मैं 15 मिलीमीटर बता रहा हूँ, 15 मिलीमीटर शॉर्टर। ठीक है, पहले इसको लिख लो यार, मतलब लिखना तो पड़ेगा ही भले उसको बाद में ठीक कर लेना। और हाँ, चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट, इतना छोटा सा, छोटे को तो छोटा है मेरा लंबा है वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, बच्चों का छोटा होता है, सबको पता है। ठीक है, तो इन मैन इट इज अबाउट 20 मिलीमीटर लॉन्ग, इन वुमेन इट इज अबाउट 15 मिलीमीटर शॉर्टर, मैन से छोटा इसलिए शॉर्टर। हाँ, और बच्चों का तो वैसे भी छोटा ही होता है, तुम्हारा भी छोटा ही है, कोई बड़ा नहीं है, फिर भी तुम मजे मार लेते। कोई बात नहीं। तो अब इसके आगे एक लाइन लिख लो, इसके आगे इतना लिखने के बाद therefore voices of men, women and children are different। अब यही अगर गिव रीजन में एक सवाल आ जाए, अगर क्वेश्चन आंसर में why the voices of men, women and children are different, तो यार देखो मशीन तो एक है, अलग अलग क्यों है, छोटा बड़ा क्यों, ये नाइंसाफी है। अब है तो है, LAND, जमीन की बात हो रही है। हाँ, जमीन भी तो छोटा ही है, लैंड भी तो छोटा ही है सबका, बच्चों का छोटा होता है, बड़ों का बड़ा होता है, उनका नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है, उनका नहीं होता है। तो मैन का 20 मिलीमीटर लॉन्ग है वोकल कॉर्ड, और वुमेन का 15 मिलीमीटर शॉर्टर है, और चिल्ड्रन का वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स। ये हम आंसर देंगे जब हमारे पास ऐसा कुछ सवाल दिखे कि मैन, वुमेन और चिल्ड्रन के आवाज में डिफरेंस क्यों आता है। तो ये अगला टॉपिक है, इसको लिख लो, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। अब प्रोपगेशन मतलब यार आवाज को ट्रैवल करने के लिए, ट्रैवल करेगा तभी तो हम सुनेंगे। तो बात क्या कर रहा हूं मैं, साउंड नीड्स अ मीडियम क्या होता है, हवा एक मीडियम है, पानी एक मीडियम है, सॉलिड जैसे ये व्हाइट बोर्ड एक मीडियम है, हर चीज में एक मीडियम है, ऑयल मीडियम है, कोई मीडियम है। अगर कोई मीडियम ही नहीं है मतलब क्या है, कुछ कुछ भी नहीं, वैक्यूम। अब जहां हवा ही नहीं होता है, जब मैं ये जो हवा मेरे रूम में है, इस रूम को मैं अगर एकदम पैक कर दूं कि हवा अंदर बाहर ना जाए, और इसके अंदर का, इस रूम के अंदर की सारी हवा मैं बाहर निकाल लूं, बाहर पूरी हवा पूरी, तो मैं इस रूम को एक वैक्यूम बोल सकता हूं। वो बात अलग है, हम यहाँ पे उड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपने दोस्त को इस वैक्यूम में रखूंगा और मैं यहाँ पे रहूंगा, बोलूंगा ओए बांसुरी के माखन चोर, गाली नहीं दिया, तो उसका मतलब क्या होगा, वो इसको सुन पाएगा क्या, वो बदले में मुझे
कुछ और बोल देगा, कुछ और समझ के कुछ और बोल देगा, ये होगा नहीं होगा, नहीं होगा यार, नहीं होगा, वो सुन ही नहीं पाएगा, वो ऐसे करेगा। अच्छा मैं बोलूंगा उसको ऐसा लगेगा, हाँ तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं उसको कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, क्योंकि वो सुन नहीं पाएगा, साउंड ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा। क्लियर? क्लियर? साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ट्रैवल करने के लिए साउंड को एक मीडियम चाहिए, भले वो हवा हो, पानी हो। अब स्पेस में जाऊंगा तो यही हाल हो जाएगा, स्पेस में तो वैक्यूम है, हवा ही नहीं है, कुछ नहीं है, वैक्यूम। तो तीन तरह के मीडियम होते हैं, मीडियम तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं मीडियम? तीन तरह के। कौन कौन से? कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या होता है? गैस। तीन मीडियम होते हैं कि कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब मैं अगर बात करूं, मीडियम तो मिल गया यार, साउंड ट्रेवल होगा, लेकिन सबसे ज्यादा तेज, सबसे जल्दी, सबसे तेज किसमें ट्रेवल करेगा? सॉलिड, लिक्विड या गैस? अरे एक सेकंड पॉज करके इसको एक बार सोचो, ये सवाल तो मस्त है, सोचने लायक है। अगर तुमने क्लास में बेंच पे सर रख के, जब टीचर बोलती है हेड डाउन करो, हेड डाउन करके कान को बेंच में लगा के और ये वाले कांड किए हैं तो तुम्हें सोचना चाहिए। और तुम जो नॉर्मली बात करते हो, नॉर्मली ऐसे, और या फिर सोचो, अगर तुमने ये कांड कर रखे हैं और नहीं किए तो भी पॉज करके सोचो। सोच लिया? पॉज करके तो देखो, सबसे तेज किसमें ट्रैवल करता है साउंड? सॉलिड में। अगर मीडियम सॉलिड है जैसे ये, और लिक्विड है मतलब पानी है ना एग्जांपल, तो वहां इससे स्लो। सॉलिड में सबसे तेज, फास्टेस्ट है, मतलब सबसे तेज साउंड ट्रेवल करेगा इसमें, फास्टर देन लिक्विड, फास्टर देन गैस, लेकिन स्लोअर देन सॉलिड, इसमें स्लोएस्ट, सबसे स्लो साउंड गैस में। अब हवा में जब हम बात करते हैं ना, सबसे स्लोएस्ट साउंड ट्रेवल करता है। अब हम जब बेंच में वो कांड करते हैं, कान लगा के मारते हैं, तो बहुत तेज लगता है कान में, मतलब साउंड इसमें फास्टेस्ट है। और पानी में अगर ट्राई करना है तो घंटी ले लो और एक बकेट पानी ले लो और उसके अंदर हाथ डाल के बजाओ और सुनो, समझ जाओगे। करना कभी मौका मिले तो, मौका मिलेगा तो हम कांड कर लेंगे, और क्या। हाँ ठीक है, इसको बना लो। सॉलिड में साउंड सबसे फास्टेस्ट प्रोपगेशन होता है साउंड का सबसे फास्टेस्ट सॉलिड में, मतलब ट्रेवल करता है। उससे स्लो लिक्विड, सबसे स्लो बोला जाए तो गैस में। सिंपल, ठीक है। अपने नोटबुक में लिख लिया होगा। स्क्रीनशॉट से मुझे नफरत है, हाँ यार नफरत है, स्क्रीनशॉट वाले कभी लिखते नहीं है। अब मैं खुद नहीं लिखता हूँ स्क्रीनशॉट लेके, तुम क्या लिखोगे? हैं? तुमसे क्या उम्मीद करूं जब जो काम मैं ही नहीं करता। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन उम्मीद है पटा पाओगे? मुझे नहीं है। अगर है तो यार बहुत बड़े वाले वही हो तुम लोग। क्या यार टाइम वेस्ट है, वो सब टाइम वेस्ट है। अभी हम आज का इस लेक्चर का, इस चैप्टर का नहीं, इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक करेंगे। अब एनसीईआरटी के टॉपिक्स में आंसर होता है एमसीक्यू का। वी हियर साउंड कहां से सुनते हैं? पीछे से नहीं वे, कान से, थ्रू आवर ईयर्स, THROUGH, थ्रू आवर ईयर्स। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, तो ये टॉपिक है। तो ये तो बता दी टॉपिक ने कि हम आवाज को अपने कान के जरिए सुनते हैं, लेकिन कैसे? अब एनसीईआरटी में तो ये सवाल तो नहीं पूछेगा ना कि किसे से सुनते हो। सवाल तो ओलंपियाड्स लेवल है, वहां भी नहीं है। वो लोग पूछेंगे कैसे सुनते हो, कैसे, आखिर तुम करते कैसे हो भाई, हमें तो बताओ। हमने नहीं किया है, तुमने कर लिया, तुम करते कैसे हो?
पढ़ाई और क्या। पढ़ाई कैसे करते हो? पढ़ तो रहे हो, मैं भी तो थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। तो यार देखो, हम आवाज को अपने कान से सुनते हैं, कान, वो कान नहीं, कान। अब हमारा जो आउटर ईयर है एक फनल टाइप का है, फनल जैसा कुछ ऐसा। देखो फनल कैसा होता है ना, ये कुछ 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 समझ में आ रहा है, फनल होता है ऐसा। तो आउटर ईयर कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं, चलो ऐसे है ना, कुछ फनल जैसा, ऐसा ऐसा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये छेद है, छेद जो काला कर देता है वो छेद है। आवाज आता है तो हम सुनते कैसे हैं यार, आवाज तो आ गया। अब इसके आगे क्या होता है? तो अब क्या होता है, एक पतला सा पाइप होता है, नैरो सी पाइप, मतलब पाइप जैसा छेद होता है, वही लंबा सा जाता है। और एक यहाँ पे ड्रम होता है, ईयर ड्रम बोलते हैं इसको, ईयर ड्रम। अब इस पे जब साउंड गिरता है, देखो एग्जांपल, जब हम स्कूल में पीटी करवाया जाता है, पीटी नहीं तो तुम्हारा ढोलक होगा, नहीं कुछ नहीं हमारे पास तो जब स्कूल में पीटी करवाया जाता है, उसमें जब ढंग तो पूरा वाइब्रेट हो जाता है। कहीं करना ट्राई, मौका मिले तो। जब ड्रम पे मारते हैं टंग, पूरा ऐसे बजता है, फिर उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, यही होता है ना। कुछ कुछ यहाँ भी ऐसा ही होता है, सुनते हैं आवाज अंदर गया, आवाज अंदर गया, अंदर गया, अंदर गया, अंदर गया। अब ईयर ड्रम पे आया, अब ईयर ड्रम पे ढंग से बजता है, वाइब्रेट होता है, और वहां से फिर ब्रेन में जाता है, और हम इंटरसेप्ट मतलब सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, गरियाते हैं, जो जो भी करते हैं, काम यही होता है। आवाज आता है, पास होता है ईयर ड्रम पे, टंग वाइब्रेट होता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, फिर वो आवाज हम समझते हैं, फिर सुनते हैं, गाली होती है तो रिप्लाई करते हैं और बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इस रफ डायग्राम को, एक रफ डायग्राम टाइप का है ईयर ड्रम, लिखो इसको ईयर ड्रम, ठीक है। अब यहाँ पे नर्व्स होते हैं कुछ, वो डायग्राम तुम अपने एनसीईआरटी में देखना, ठीक है, बनाना उसको जरूरी है। ईयर का एक बार डायग्राम देख लेना एनसीईआरटी में। तो ये एक प्रोसेस टाइप का है, जो हम आवाज सुनते हैं अपने कान में जाता है, तो वही यहाँ पे लिखा है, उसको हमें पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। शेप पहला पॉइंट है, शेप ऑफ, इसको पॉज करके लिखना है, और क्या करना है हर बार की तरह। शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ ईयर इज लाइक अ फनल, जो मैंने कहा, ये आउटर ईयर का जो हिस्सा होता है ये एक फनल जैसा है ना, एक फनल टाइप का है, ये पॉइंट है। अच्छा समझ में आया, हाँ। अब अगला पॉइंट, अगला प्रोसेस का अगला पॉइंट, व्हेन साउंड एंटर्स इट, जब साउंड इसके अंदर घुसता है, इट ट्रेवल्स डाउन अ कनाल। अब मैंने कहा था यहाँ पे एक लंबी सी पाइप टाइप की होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कनाल, CANAL, कैनल, कैनल बोलो, हाँ, ठीक है। अब फनल से हो गया, अब कैनल से पास हो गया, अब कैनल के एंड पे एक थिन पतली सी मेम्ब्रेन होती है, वैसे ड्रम टाइप की, वही पतली सी मेम्ब्रेन, स्ट्रेस्ड टाइट, एकदम स्ट्रेस्ड होती है, जैसे ढोलक के ऊपर का हिस्सा एकदम स्ट्रेस्ड होता है ना, वो भी एक स्किन होता है, उस टाइप का कुछ कुछ होता है ईयर ड्रम। तो यहाँ पे स्ट्रेस्ड होता है एक थिन मेम्ब्रेन, पतला सा, एकदम पतला सा, उसको ही हम बोलते हैं ईयर ड्रम। अब देखो यहाँ पे कॉल्ड के आगे तुम्हें ईयर ड्रम लिखना है, यहाँ स्पेस नहीं था तो नहीं लिखा, तुम्हें लिखना है अपनी नोटबुक में, वहां बहुत स्पेस है, ईयर ड्रम। तो यार तुमने सुना होगा, तुम्हारे लिखो 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 पॉज करके, तुम्हारे बचपन में कभी भी बोला जाता है कि जब पतली सी सुई ले कान को मत छेदो, कोई भी शार्प चीजें होती है ना, पॉइंटेड पेन टाइप की कुछ भी, जिसमें इसके आगे शार्प चीज होती है, कान को उससे मत छेदो। थिन मेम्ब्रेन है, पतली, एकदम थिन पतली सी है मेम्ब्रेन, जो ईयर ड्रम है उस पे ही जाके टंग से बजता है आवाज, और वाइब्रेट होता है, वहां से ब्रेन में जाता है और हम सुनते हैं। तो उसको अगर हमने डैमेज कर दिया यार, उस ड्रम को, ईयर ड्रम को, तो आवाज आएगी लेकिन वाइब्रेट नहीं होगी, ब्रेन में कैसे जाएगी, तो हम बहरे हो सकते हैं। इसलिए उसको कभी पॉइंटेड चीजों से मत छेदा करो, अरे छेदा ही मत करो ना, कान की गांठ क्यों मारनी है। तो चुपचाप इसको लिख लो, फिर अगला पॉइंट लिखते हैं हम लोग। तो अब इन पॉइंट्स को आपको लिख लेना है पहले, फिर हम इसका मीनिंग समझेंगे। ये भी उसी प्रोसेस का हिस्सा है जिससे हम आवाज सुनते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन मजेदार है अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो इन पॉइंट को अभी तक आपने लिख लिया होगा,
पॉज करके द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर सीट। मैंने ढोलक का एग्जांपल दिया, तो जैसे ढोलक एकदम स्ट्रेच्ड होता है, स्ट्रेच्ड, STRETCHED, स्ट्रेच्ड, ताना हुआ। अब मैं इस कपड़े को ऐसे स्ट्रेच्ड करता हूँ तो इसको बोलते हैं स्ट्रेच्ड। तो ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर सीट। ठीक है। अब साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। जैसे हम ढोलक पर भी मारते हैं तो वो ढोलक वाइब्रेट होता है, बजता है एकदम मस्त वाला। ठीक है। वैसे ईयर ड्रम भी, जब ईयर ड्रम पे भी साउंड वाइब्रेशंस जाते हैं तो वो वाइब्रेट होता है, एकदम नाच देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशंस टू द इनर ईयर। तो ईयर ये बाहर का हिस्सा होता है, बस हमें दिखता है, ये हमारा कान है, लेकिन कान के अंदर भी माल है। हाँ वो वाला माल नहीं है, मतलब माल वाला माल है, जो अंदर सामान है, कुछ इनर ईयर है, कुछ नर्व्स होंगे और क्या। तो वहां से ईयर ड्रम से वाइब्रेट होने के बाद उन वाइब्रेशंस को ईयर ड्रम सेंड करता है इनर ईयर की ओर। फ्रॉम देयर, इनर ईयर के बाद, उसके बाद सिग्नल गोज टू द ब्रेन। अब यहाँ पे प्रोसेस को खत्म किया जाता है और ब्रेन में पहुंचता है, सुनते हैं हम। फिर देन वी हियर इट। चाहो तो लास्ट पॉइंट खुद से ऐड करो मजे के लिए। देन वी हियर साउंड। हाँ, देन वी हियर साउंड। अब इसको पॉज करके लिखा नहीं है तो लिख लो जल्दी जल्दी, फिर आगे हम बात करते हैं। तो इस एक एक्स्ट्रा पॉइंट को अपने नोटबुक में लिखो यार, एनसीईआरटी से खुद हटके। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने में मजा नहीं आता है, मजा बहुत कुछ में आता है तो यार जब लोग बूढ़े होते हैं, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, उनके, तुमने देखा होगा कि तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर में भी कोई अगर बूढ़ा व्यक्ति होगा तो उसको थोड़ा ऊंचा सुनने में आता है, हमें जोर से बोलना पड़ता है कि वो अच्छे से सुन सके। तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्रेसबाइकुसिस। प्रेसबाइकुसिस। तो ऐसा नहीं होता है कि लोग बहरे हो जाते हैं, उन्हें सुनने में तकलीफ होती है, और जो ये होता है कंडीशन, ये दोनों कानों को अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक कान अफेक्टेड है। और एक कान कैसे अफेक्ट होता है, जब हम छेद देते हैं एक कान का, ईयर ड्रम अगर अफेक्ट होता है। वैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट, पेयर मतलब दोनों, इम्पेयर मतलब पैर खराब हो गया, एक कान खराब होता है तो उसको बोलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। और जब किसी का कान पूरी तरह खराब होता है, वो ऐसा नहीं होता है कि बड़े होके हो जाता है, बचपन से लोग बहरे होते हैं। जो बहरे होते हैं वो अगर सुन नहीं पाते हैं तो जो सुनेगा नहीं वो बोलेगा कैसे यार, लॉजिकल थिंकिंग। तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, तो हमें उनका बहुत सपोर्ट करना चाहिए कि वो भी एक नॉर्मल सी जिंदगी जी सके हमारी तरह खुल के। अब गाने सुना करो यार, जैसे लग जा गले के फिर ये हंसी रात, लेना गाना सुनने आके पढ़ने आए हुए तो पढ़ाई कर चल तो यार इसको लिख लो, और क्या, तुम भी गाने वाने सुना करो बस, और क्या, पढ़ाई करते रहो, मजे करते रहो। मजे करना नहीं छोड़ना है कभी जिंदगी में। सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ को एंजॉय करना, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। खुश रहो, मजे करते रहो, पढ़ाई भी करना है थोड़ी बहुत